उफनती नदियों को पार करने में भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मालवा से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल तक आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। सबसे पहले बात धार की कर लेते हैं। धार में उफनती नदी को पार करना एक पिकअप सवार को महंगा पड़ गया। सेमलीपुरा गांव के पास दिलावरा नदी उफान पर थी। इस बीच पिकअप सवार ने रपटे को पार करने की कोशिश की और पिकअप नदी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप सवार को बचा लिया गया। धार से ही एक और घटना सामने आई है। धार के गंधवानी में रपटा पार करते समय एक युवक बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त युवक नशे में था और नशे में रपटा पार करने की कोशिश में वो नदी में बह गया। इधर देवास में भारी बारिश के बाद जलभराव से कई घरों में पानी भर गया। सीहोर के दुर्गानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। दूसरी तरफ गायत्री विहार कॉलोनी में दीवार गिर गई, जिसकी वजह से नालियों में मलबा भर गया और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इधर ग्वालियर में भारी बारिश के बाद बहांगी खुर्द ताल फूट गया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। तालाब फूटने के बाद बिजौली, राई, रतलाई क्षेत्र के गांव और खेतों में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आए। इधर ग्वालियर की तरह अंबिकापुर में भी भारी बारिश के बाद गेरसा डैम फूट गया, जिसकी वजह से 30 एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। जानकारी लगते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने डैम के रखरखाव में लापरवाही का भी आरोप लगाया। इधर इंदौर में फिर हुई तेज बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर शनिवार सुबह फिर से तेजी से बढ़ गया। इसके बाद फिर से रामघाट समेत तमाम घाट जलमग्न हो गए। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने पुल पुलिया के साथ सुरक्षा के सभी इंतजामों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 2 दिन पूरे मालवा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उज्जैन का शिप्रा स्तर का जल स्तर काफी बढ़ गया था। सारे घाट डूबने के साथ यहाँ पर स्थित सारे मंदिर डूब गए थे और स्थिति यह हो गई थी कि बड़ा पुल जो कि उज्जैन में खतरे का निशान माना जाता है, शिप्रा नदी का पानी वहां तक पहुंच गया था। हालांकि बारिश के थमने के बाद में जल स्तर कम होता गया और स्थिति ये आ गई कि कल घाटों पर से पानी उतर गया था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो घाट के सारे मंदिरों डूबे हुए, उनके आपको शिखर दिख रहे होंगे, जो शिखर है। भारी बारिश के कारण विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसके कारण चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूब गए। साथ ही घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए। बेतवा में बाढ़ के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। इधर भोपाल और आसपास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद भोपाल का बड़ा तालाब लबालब भर गया है। इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया। महापौर मालती राय ने पूजा करने के बाद भदभदा डैम का एक गेट खोला। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 महीने बाद डैम के गेट खोले गए हैं। आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त नगर हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रविंद्र यती जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और इसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। रतलाम में भारी बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। न्यू रोड इलाके में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के कारण रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इधर बड़वानी के पास तोरणमाल हिल स्टेशन पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति हो गई। सड़क पर चट्टान का बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से खेरकेट्टा डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद इसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक और आसपास के लोग ये नजारा देखने डैम तक पहुंच रहे हैं। इस बीच डैम पर जाने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही।
पहाड़ टूट रहे हैं, उनका मलबा लगातार नीचे गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहे हैं। किन्नौर, शिमला समेत कुछ दूसरे इलाकों से इनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। किन्नौर में नाथपा डैम के पास एक भीषण लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। एक रिपोर्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एनडीटीवी की टीम वो तस्वीरें जो तबाही की दास्तान बयां कर रही है। सिर्फ मनाली में ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई पुल इस कदर तबाह हो गए हैं कि उनका आधा हिस्सा बह गया है और आधा हिस्सा पानी में डूब गया। आधा आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर ब्यास नदी बहा के लाई और आधा पुल खत्म हो गया। अब वो आप देखिए, इसी पुल के जरिए वो आगे सारे गांव के लोग, बीआरओ का एक हेड ऑफिस था वहां पर काफी बड़ा, उन सब का संपर्क इस पुल के जरिए होता था। लेकिन ये पुल पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। मनाली की तिब्बतन कॉलोनी में भारी तबाही हुई है। आपदा आए हुए कई दिन बीत गए, लेकिन मलबा अभी तक नहीं निकल पाया। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना कीमती सामान तक छोड़कर उनको भागना पड़ा। अब आइए, अगर ऊपर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये सारा जो रीसेटलमेंट कॉलोनी थी है वो पूरे इस पहाड़ की जद में आ गई। कितना भारी लैंडस्लाइड हुआ है। और ये लैंडस्लाइड 25 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार होता आ रहा है। यानी 25-26 तारीख को तो बहुत इसने नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उखड़ के आ गए और इस पूरी कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी जो है वो घोस्ट टाउन में बदल गई है। कुदरत के कहर में लोगों के सपनों के घर तहस नहस हो गए। जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं, अगर वो घर ही बिखर जाए तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस मकान को बनाने में लगा दी और आज ये पूरा मकान तबाह हो चुका है। ये आपका मकान है? हाँ जी। तो कैसे हुआ ये बताइए, कब ये मलबा गिरा है? ये गिरा था 25 तारीख और 26 तारीख को काफ़ी बारिश लगातार हो रहा था। फिर उस समय मैं तो दिल्ली में थी, मेरे बच्ची थी, तो उसी दिन में हमने फ़ोन करके उनको निकाल ही दिया घर से। हादसा पहले से एक दिन पहले ही निकाल दिया, किसी घरों के रहने को बोला। फिर 26 तारीख को ऐसा इतना हादसा बुरा हाल हो गया कि हम लोग मेरे बच्चे तो रोक के देख ही नहीं पा रहे यहाँ पे। इतना बड़ा नुकसान है। हाँ जी। ये आपका पुश्तैनी मकान आपने फिर बनवाया होगा इसको? हाँ जी, पहले मकान मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था 1984 से, मतलब इनसे पहले ही बनाया हुआ था। नीचे मकान था तो ऊपर हमने थोड़ा क्योंकि यहाँ धूप का बहुत दिक्कत आती था, फिर हम लोग थोड़ा अपना मेहनत करके फिर बनाया था। फिर अभी बना के 2 साल ही हुआ। 2 साल ही हुआ? हाँ जी। ब्यास नदी ने जो तांडव मचाया है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के मकान, दुकान, सड़कें, पुल सब कुछ नदी में बह गए। ये देखिए, ये ब्यास नदी कितना एक बड़ा ब्लॉक बहा के लेकर आ गई है। अब ये किसी घर का टूटा हुआ हिस्सा है या इस सड़क का ब्लॉक है, ये पता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी। और उसके आगे एक बुलडोजर है, देखिए उसके आगे एक बुलडोजर बह चुका है। वो देखिए पीला पीला, वो एक बुलडोजर है। और ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्यास नदी ने काट दिया है। ऊपर जो है वो रीसेटलमेंट कॉलोनी हुआ करती थी, उसमें भी कई सारे घर डैमेज हो गए हैं। ये मनाली का मशहूर ओलो ग्राउंड है। करोड़ों रुपए के सेब की फसल बर्बाद हो गई। यहाँ पर जोंक और ये सेब का बागान देखिए, सब बर्बाद हो रहा है सेब, क्योंकि रास्ते सब खत्म हो गए हैं। तो अब ये सेब मार्केट तक पहुंचे कैसे? तो ऐसे में लाखों रुपए का जो सेब है वो बर्बाद हो रहा है।
और बहुत सारे लोगों को अंदर मदद नहीं मिल पा रही है। अब देखिए सब बिखरे हुए हैं सेब, ये देखिए अच्छे अच्छे सेब, ये देखिए कितने सेब गिरे हुए हैं। मनाली में कलात गांव में काफी तबाही मची है। ब्यास नदी ने बहाव बदलकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पूरी तकरीबन 300-400 मीटर जो सड़क है ये पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी है और इस सड़क के किनारे तमाम सारे जो दुकानें थीं, ढाबे थे, होटल थे, वो सारे आप देखिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके। कलात गांव में 5 हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल के कुंड हुआ करते थे। ये आप देखिए ये कोई होटल हुआ करता था, गेट इसका केवल बचा रह गया और बाकी आप देखिए कि पूरा जो होटल है वो ब्यास नदी में चला गया। और यहाँ एक गर्म कुंड होता था जो कि पर्यटक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। वो पूरा गर्म कुंड जो है वो पूरा नदी में चला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के चलते कई लोगों की जान गई है। अगर मंडी जिले की बात करें तो बारिश की वजह से यहाँ 36 लोगों की मौत हुई, कांगड़ा में 31 लोगों की जान चली गई, कुल्लू में 20, चंबा में 21 और शिमला में भी 21 लोग बारिश के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यास नदी ने लोगों का सब कुछ उजाड़ दिया है। अब बस फिर से शुरुआत करने की उम्मीद बची है। मनाली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और MY अस्पताल में चूहा काटने के बाद 2 नवजातों की मौत के मामले में जमकर बवाल हो रहा है। मृत नवजात के एक परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर बच्चे की मौत की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया, साथ ही 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इंदौर के MY अस्पताल में 2 नवजातों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिस नवजात के बारे में MY अस्पताल के प्रबंधन ने ये दावा किया था कि उसके परिजन छोड़कर जा चुके हैं, उसके परिजनों ने MY अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को धार से इंदौर रेफर किया गया था, जबकि बच्ची की मां धार में एडमिट थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आश्वस्त किया था कि परिजनों को कॉल कर जानकारी देते रहेंगे, लेकिन उन्हें बच्ची की मौत की जानकारी तक नहीं दी गई। इसकी जानकारी उन्हें शुक्रवार को लगी। आपकी बेटी को जो है लावारिस घोषित कर दिया गया था, यहाँ पे अस्पताल में कौन लेकर आया था? पापा लेके आया था। कब आपको इसके बारे में पूरी जो है जानकारी मिली? ये तो कल मिली जानकारी में आए थे, यहाँ पर थे क्या? हम तो वहाँ थे, वो आए थे लेके ICU में भर्ती करवाया। चूहा काटने की घटना भी सामने आई थी, कल मालूम पड़ा हमको। कल मालूम पड़ा और आप अभी से इधर आए। शनिवार को इंदौर पहुंचे बच्ची के परिजनों ने MY परिसर में हंगामा कर दिया। दोषियों पर कार्रवाई और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने MY अस्पताल में धरना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस मामले में 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। दर्दनाक घटना है। एक आदिवासी परिवार की गुड़िया के साथ चूहों के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। आज 5 दिन हो गए, उसके परिवार को सूचित नहीं किया गया, उसके परिवार को बुलाया नहीं गया। हम सब लोगों की मांगे, कांग्रेस परिवार की मांगे, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल जी भी साथ में हैं, उनकी मांगे और जेएस के हमारे साथियों की सबकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही इसमें जो अधिकारी दोषी हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। परिजनों के धरने की खबर लगते ही ADM रोशन राय और मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने की कोशिश की, साथ ही परिजनों को जल्द इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने नवजात के परिजनों को अभी तक की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी। प्रशासन से, जो अस्पताल प्रशासन से बात करने के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं ये लोग। जो भी शासन से हर संभव जो मदद होगी हम शासन स्तर पे इसकी मदद करेंगे। अस्पताल शव नहीं दे पाया था, प्रशासन परिवार को नहीं ढूंढ पाया था, ये
अब देखिए ये कमेटी आई भोपाल से, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, वो जांच के जो भी बिंदु होंगे उसमें जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की। सर आपकी किस तरीके से चर्चा हुई? अभी इनसे आप मिले हैं, क्या इन्होंने आपको बताया? उससे यही जो बिंदु है हमारे, क्योंकि अभी हम 4 लोगों को यहाँ सस्पेंड किया जा चुका है, जो कार्रवाई है शासन स्तर पे, स्थानीय स्तर पे की जा चुकी है, और आगे की जो भी कार्रवाई समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर की जाएगी। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के चिकित्सक जो कि बड़े डॉक्टर हैं एमआई अस्पताल के, जो सुपरिटेंडेंट के साथ में काम करते हैं, उन्हें डॉक्टर मुकेश जायसवाल, उन्हें हमने सस्पेंड किया है। और 3 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो कि सीनियर नर्सेस हैं, हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट पर हैं, उन्हें सस्पेंड किया है। एमआई अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें भी नोटिस दिया है, और एचओडी है, और एचओडी के साथ में जो उनके सहायक एचओडी थे, जो इंचार्ज थे, उन्हें भी नोटिस दिया है। और साथ में और उनके विभाग के नर्सेस हैं जो कि उस प्रक्रिया में है, जो असिस्टेंट आईसीयू इंचार्ज थी, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के डीन इस मामले में कार्रवाई करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हीं पर कार्रवाई की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में सोशल मीडिया पर लिखा कि इस मामले में पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जबकि डीन और अधीक्षक को बचाने की कोशिश हो रही है। शुक्रवार शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इंदौर के एमवाय अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बात की थी और मरीजों से मुलाकात की थी, और उन्होंने इस मामले को गंभीर लापरवाही बताया था। जिन 2 नवजातों की मौत हुई, दोनों को ही चूहे ने काटा था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने दोनों की मौत चूहे काटने से होने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन अब एक नवजात के परिजनों ने सामने आकर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में अब क्या कार्रवाई होती है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में 3 महीने के बाद आखिरकार मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस 790 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और तीनों किलर्स आकाश, आनंद और विशाल को आरोपी बनाया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में 97 दिनों के बाद मेघालय पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलोंग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें राजा की पत्नी सोनम समेत 8 लोगों के नाम हैं। मेघालय पुलिस ने चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, हत्याकांड को अंजाम देने वाले आकाश, आनंद और विशाल पर हत्या का आरोप लगाया है। ये 5 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं प्रॉपर्टी डीलर शीलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर सबूतों को नष्ट करने और छिपाने के आरोप हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये तीनों जमानत पर हैं। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिली है कि राजा रघुवंशी के जो पत्नी हैं सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, और जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं आनंद, आकाश और विशाल, इन 5 लोगों के विरुद्ध मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिसअपीयरेंस के जो चार्जेस लाए गए हैं। और सोनम को इस चार्जशीट में एक्यूज नंबर 1 के रूप में दिखाया गया है, तो सोनम के विरुद्ध मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जशीट दाखिल होने पर राजा के परिवार को अब जल्द न्याय की उम्मीद जगी है। हालांकि राजा के भाई विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि गोविंद और उनका परिवार सोनम को बचाने में लगा हुआ है। वो लोग तो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे, और जैसे गोविंद बोलता था मीडिया में, तो विपिन सचिन से मैं बातचीत करते रहता हूँ और उनसे मैं अपडेट लेते रहता हूँ चीज़ों के बारे में। उनके साथ खड़ा हूँ मैं, राजा को सब दिलाऊंगा मैं, सब झूठी बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और गोविंद को जो है ना फ़ोन उठाता है हमारा, ना उनसे बातचीत करता है, वो तो उसकी बीएम को छोड़ने के लिए लगा हुआ है। और जहाँ तक हम मानते हैं, जैसे उनका परिवार जो है, पूरे परिवार द्वारा जो इसमें जो कहीं ना कहीं ये लोग मिले जुले ये इसके अंदर है, क्योंकि जो भी आज भी है ये सोनम को छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है इसके अंदर है। तो सोनम ने मारा राजा को है, उसके बाद भी ये लोग छुड़ाने लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखो आज ये जानते हैं तो सोनम इनके लिए लक्की थी कहीं ना कहीं, इसी के लिए सोनम को छुड़ाने के लिए लगे आज भी ये लोग। इस मामले में चार्जशीट में आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उसके मुताबिक आगे का ट्रायल कैसा होगा
और आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है, ये जानने के लिए हमने क्रिमिनल लॉयर से बात की। तो मजिस्ट्रेट ने जिस जुरिसडिक्शन में घटना घटित हुई है वहाँ चालान पेश होगा और मामला कमिट होके सेशन कोर्ट में जाएगा और फिर इसकी विधिवत ट्रायल चलेगी। और जो भी इसमें गवाह हैं, विधिवत गवाही दी जाती है। चूँकि इसमें सर्कमस्टेंसेस एविडेंस पे बेस्ड है केस, तो निश्चित रूप से जो भी इसमें आरोपी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम पनिशमेंट तो नहीं होगा। और जो मुलजिम अभी इसमें फरार हैं, जब भी वो अरेस्ट होंगे तो उनके विरुद्ध पूरक चालान पेश किया जाएगा और उनकी ट्रायल पृथक से चलेगी। और जितने भी गवाह हैं वो सारे गवाह पुनः एग्जामिन होंगे। इस मामले में मेघालय पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ऐसे में अब आरोपियों पर ट्रायल शुरू होगा। राजा के परिवार की मांग है कि जल्द ट्रायल चलाकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिलांग से रत्नदीप चौधरी और इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और ओबीसी आरक्षण पर जीतू पटवारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार के वकील विरोध में दे रहे हलफनामा। हमारे वकीलों को हायर करे सरकार, ये जीतू पटवारी ने कहा है। सीएलपी लीडर सीएम को पत्र लिखेंगे, जीतू पटवारी ने कहा, और अंत तक ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। जो 5-6 साल से ओबीसी के आरक्षण का जो घात है, अगर उसका पाप है तो उसका तो सजा आपको मिलेगी, पर जल्दी से लागू हो, इसके लिए आप सब कोई कार्य योजना बना रहे हैं, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले कदम की बात हुई थी कि जो होल्ड पद है 13% के बाद 27% के, 14 से 27 तक के 13% होल्ड पदों को सबसे पहले नौकरियां दी जाए। और इसके लिए सरकार ने कहा था हम कोर्ट में एफिडेविट देके अपना काम करेंगे। परसों के दिन एडवोकेट जनरल को ये जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने हमारे वकीलों को बुलाया और आपस में बात की और ये कहा कि बताओ क्या करें। तो स्वाभाविक है कि तय तो ये हुआ कि होल्ड पदों को आप जितनी जल्दी हो भरने की कोशिश चालू करो। और रविवार को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसे लेकर देश भर में मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। ग्रहण के चलते रविवार को उज्जैन में महाकाल मंदिर में शयन आरती तय समय से जल्दी होगी। इसके अलावा हरसिद्धि माता को स्पर्श नहीं किया जाएगा। साथ ही मंगलनाथ पर होने वाली भात पूजा रविवार को सुबह 11 बजे तक ही होगी। पूर्णिमा पर रात 9:56 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 11:48 तक रहेगा। इसलिए बाबा महाकाल की प्रतिदिन रात 10:30 बजे होने वाली शयन आरती ग्रहण 9:30 बजे होगी और 9:58 पर मंदिर के बंद, आपको बता दें कि पट बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण के कारण गोपाल मंदिर, सांदीपनि आश्रम, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ सहित अन्य वैष्णो मंदिरों में पूजन व्यवस्था बदली रहेगी। उज्जैन वेधशाला 300 साल से भी अधिक पुरानी है। इसमें खगोलीय गणना के प्राचीन यंत्रों के साथ साथ आधुनिक यंत्रों का भी समावेश किया गया है, जिसमें तारामंडल है, कालसूर्य मॉडल है, 3D शो है और टेलीस्कोप भी उपलब्ध है। कोई भी खगोलीय घटना होती है तो वेधशाला में उसकी जागरूकता के लिए मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है और उसको दिखाने की व्यवस्था रहती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रविवार को चंद्र ग्रहण लगने वाला, जिसे लेकर देश भर में मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। ग्रहण के चलते रविवार को उज्जैन में महाकाल मंदिर में शयन आरती तय समय से जल्दी होगी। इसके अलावा हरसिद्धि माता को स्पर्श नहीं किया जाएगा। साथ ही मंगलनाथ पर होने वाली भात पूजा रविवार को सुबह 11 बजे तक ही होगी। और जबलपुर में एनडीटीवी खबर का बड़ा असर देखने को मिला। राशन घोटाले में 33 लोगों का मामला दर्ज।
हुआ है। और आपको बता दें, एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी इस पूरे घोटाले की, और अक्टूबर 2022 में 2.2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और राशन दुकानों से गायब मिला था करोड़ों का राशन। जांच में बड़ा खुलासा हुआ और पोर्टल में इसमें हेराफेरी की गई थी। पोर्टल पर राशन का स्टॉक दिखाकर घटाकर दिखाया गया था और ये जो पूरे एनडीटीवी ने खबर को दिखाई थी उसके बाद से प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है। 2022 में 11 राशन दुकानों से कुछ स्टॉक की कमी हुई थी और उस स्टॉक की कमी का गोलमाल जो पोर्टल से भी कर दिया गया था। ये जानकारी जब कमिश्नर फूड को लगी तो उन्होंने एनआईसी हैदराबाद से, जो कि इस पोर्टल को डील करते हैं, वहाँ से जानकारी बुलाई। उस जानकारी के आधार पर ही पता पड़ा कि ये जो जिस माध्यम से एक्सेस किया गया था वो जबलपुर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड थे, उनके माध्यम से इसको एक्सेस किया गया था। उन्होंने फिर हमको एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे। स्थानीय स्तर पर हमने जांच दल गठित करके जांच कराई। सभी मौके पे 11 दुकानों की जांच की गई। वहाँ पे करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा का जो स्टॉक है वो कम पाया गया और इसमें स्टॉक की कमी के कारण एक तो अफरा तफरी हुई और उस अफरा तफरी को छुपाने के लिए पोर्टल पर उसकी मात्रा को कम किया गया।